हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस का आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे कि बोर्ड में किस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो अभी तक बच्चों हमने जो क्लास 10th का जितना भी साइंस का जो भी पोर्शन है, चाहे वो फिजिक्स है, वो केमिस्ट्री है, वो बायोलॉजी है, वो तीनों ही हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री यहाँ पर हमने अच्छे से सारे टॉपिक्स भी उसमें कवर कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरीके से आपको देखना है क्वेश्चंस को और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे से जो है मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने लिया है 2024 का PY यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से जो है बोर्ड में हमारे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है 80, यानी कि 80 मार्क्स का आपका आता है क्वेश्चन पेपर, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स, जो कि इनफ टाइम है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। बस टाइम को आपको मैनेज करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ MCQ टाइप्स होते हैं, कुछ 1 मार्क्स होते हैं, कुछ 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको टाइम को जो है लेकर के चलना है साथ साथ। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पर केयरफुली रीड कर लेंगे। तो सबसे पहला है, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट देम। तो जिस क्वेश्चन के लिए जितना मार्क्स, चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो कितने मार्क्स का है, ये क्वेश्चन के आगे ही लिखा होगा। मान लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो कितने मार्क्स का है वो उसके आगे लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर टू द पॉइंट। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके लिए जो उसका समुचित उत्तर होगा वही आपको देना है। ठीक है, अगला है, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे। चारों ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करके अपनी जो आंसर बुकलेट आपको दी जाएगी उसमें आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उनको आपको एक डेफिनेट आंसर लिखना है। ठीक है, अगला है, ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 1 मार्क्स। और जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन 1 है उसका जो भी पार्ट है उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स कैरी करता है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक जो क्वेश्चन है वो भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, यानी कि वो भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर आपको डेफिनेट आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 आर 2 मार्क्स क्वेश्चन ईच। अब प्रश्न जो 10 से लेकर 15, चलो 10 से लेके 15 वाला जो क्वेश्चन है, 15 तक जो क्वेश्चन है वो है 2 मार्क्स का, जबकि पहले वाले जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। 2 से लेके 9 तक के जो प्रश्न है वो सभी 1 नंबर के हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक है 3 मार्क्स के, यानी कि 3 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 30 तक है 4 मार्क्स के। यानी कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next, there is no overall choice in this question paper. However, an internal choice has been provided in few questions. तो यहाँ पर overall choice आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन हाँ कुछ internal choice दी जाएगी, यानी कि आपको ऐसा दिया जाएगा, attempt only one of the given choices in such question। यानी कि आपको दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके साथ एक और क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और करके या अथवा करके। ठीक है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है या जिसको आपको उत्तर अच्छे से आता है वो वाला क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारे इंस्ट्रक्शंस थे जो हमने पढ़ लिए हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर कुछ किस तरीके से है। चलिए, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन पेपर, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो जो भी लैंग्वेज आपको सही लगती है उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हो, है ना, क्या पता आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, कुछ इस तरीके से जैसे कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, यानी कि ये कुछ क्वेश्चंस है जिनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है और वो ऑप्शन को अपनी जो आंसर कॉपी है उसमें आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो एक बार हम पेपर को देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बहुत ब्रीफ में इनका आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका जो आंसर है वो लिखना है। अब कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 2 मार्क्स का है, तो इसका आंसर भी आपको इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है, बाकी इसके बाद के जो क्वेश्चन है ये सभी 2 मार्क्स के हैं, आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये दिया गया है 3 नंबर का और आपको बताया गया है कि हर ऑप्शन के लिए क्या है 1.5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 के हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, लेकिन मार्क्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, लेकिन इसके क्या है, देखो अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इन चारों को जब आप सॉल्व करोगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक नंबर का है। मान लो ये 25th क्वेश्चन है, इसके ये जो 4 पार्ट है, तो हर पार्ट कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। मान लीजिए आपने इसमें से 3 पार्ट्स किए हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है। पहले आपको क्वेश्चन पेपर को देख लेना है और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जिसमें है 30 क्वेश्चन पूरे। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पर बच्चों सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बाकी जो बायो वाला पोर्शन है वो आपको बायो वाले जो मैम है वो करा देंगे, फिजिक्स वाला क्वेश्चन आपको फिजिक्स वाले सर करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को हम हाईलाइट कर देते हैं कि कौन से हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री का। देन नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी केमिस्ट्री का है, खा वाला। फर्स्ट का और खा दोनों ही केमिस्ट्री के हैं। ग की बात करें तो गा भी केमिस्ट्री का ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये बायो का क्वेश्चन है, ये भी बायो का है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिजिक्स का है। नेक्स्ट आपका बायो का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें तो ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 5 भी फिजिक्स का है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो दोनों का ये है, तो बायो में भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी केमिस्ट्री में तो हमने ये पढ़ाई है तो इसको बायो का ही हम कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी केमिस्ट्री का है। क्लियर, इसके अलावा बाकी तो यहाँ पर कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके जो दोनों पार्ट है क और खा दोनों ही केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो का वाला ऑप्शन है ये भी केमिस्ट्री का ही है और खा वाला जो है ये भी केमिस्ट्री का ही है। ठीक है, चलिए, अथवा में यहाँ पर अच्छा देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है और करके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 के 2 पार्ट तो ये दे दिए गए हैं और करके भी यहाँ पर 2 पार्ट दे दिए गए हैं। तो आपको अगर ये वाला आता है तो आप ये वाला कीजिए, आपको अगर ये वाला आता है और वाला तो आप और वाला कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको 17 लिखना है, उसका का लिखना है। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हो सॉल्व, तो ये वाला भी केमिस्ट्री का ही है और ये भी केमिस्ट्री का ही है। क्लियर है, चलिए
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। इसका का और खा दोनों भाग केमिस्ट्री के ही हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसके 4 पार्ट हैं और चारों ही केमिस्ट्री के ही हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा करके अगर हम देखें, यानी कि ये क्या है, 2 पार्ट में, आप या तो इसको करें या तो इसको करें। अगर ये वाला आपको आता है तो ये वाला आप कर सकते हो, ये वाला आता है तो ये वाला आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो है ये भी केमिस्ट्री का है और ये वाला भी केमिस्ट्री का है। चलिए, बाकी ये तो हमारा फिजिक्स का है, तो काउंट कर लेते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। तो चलो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसे एक ही मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है ना। वैसे तो अगर हम देखें तो 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन अथवा करके दिया हुआ है तो एक ही हम इसे मानेंगे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये वाला हो गया, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो का और खा को हम अलग अलग नहीं गिनेंगे, ठीक है, एक ही मानेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं ये। नेक्स्ट ये है 5th क्वेश्चन, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th और 13th। तो लगभग 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री के आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपने सारे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, अब एक एक करके इस पेपर को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो चलिए, आप अपना कॉपी पेन सब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इथेन यहाँ पर दिया गया है। इथेन हमारा क्या है, एक एल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद काउंट करेंगे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, जो शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग वाले बॉन्ड को हमें यहाँ पर क्या करना है, ढूंढना है कितने शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड है। चलो, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है इथेन। इथेन में हमें ढूंढना है कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो पहले इथेन के बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर नहीं लिखनी है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इथेन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ढूंढेंगे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है और उसको टिक कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इथेन, इथेन का फॉर्मूला है C2H6, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, बना लिया, ये हमारा इथेन हो गया, ठीक है। इथेन, ईथ का मतलब है, इथ का मतलब है 2 कार्बन और एन का मतलब है एल्केन, ठीक है। एन का मतलब क्या है कि वो एक एल्केन है, इसीलिए इथेन है। अगर इथेन की जगह ईन होता तो ईथ का मतलब तो 2 ही कार्बन थे, लेकिन ईन का मतलब क्या होता कि वो एक एल्कीन होता। और अगर इथेन की जगह इथीन ना होकर के इथाइन होता, तो इथाइन का मतलब क्या था, इथ का मतलब तो 2 ही कार्बन थे, और आइन का मतलब क्या था कि वहां पर क्या है, एल्काइन ग्रुप है, ठीक है। वो क्या है, एल्काइन है। क्लियर है इतना। चलो, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर फाइंड करते हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या और कोई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? तो देखो, एक ये, 2 3 4 5 6 7, केवल कितने हैं, 7। तो इथेन के पास कितने होते हैं, 7 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इथेन ना होकर के अगर ये इथीन होता तो स्ट्रक्चर क्या होता, स्ट्रक्चर होता ये होता स्ट्रक्चर, ठीक है।
ये होता है स्ट्रक्चर, है ना। क्या डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर में? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से देखो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा यानी कि 2 हाइड्रोजन ज्यादा है इससे। यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से 2 हाइड्रोजन कम भी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड गिने तो देखो एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, और एक और है ये वाला, क्या हो गया, एक ये रहा, पांचवा। तो 5 यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है यानी कि हम कह सकते हैं, ठीक। चलो, लेकिन ये पूछा नहीं गया था। अगर पूछा जाए, मान लो इथाइन पूछा जाए, तो उसमें आप सिंगल बॉन्ड कैसे बताओगे? कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जो शेयरिंग से बने हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने हैं? 7 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ठीक। चलिए, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए और आंसर शीट पे अपना आंसर आप लिख लीजिए। चलो, तो जैसे अभी हमने बात भी की थी कि अगर हम देखें तो ईथीन की अगर हम बात करें तो ईथीन में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। टोटल कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है, ठीक है। 6 के 6 कैसे बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि कैसे बने हुए हैं? शेयरिंग से बने हुए हैं। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो 6 1 2 3 4 1 2 3 और 4, ये 4 जो बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड है, ये कैसे बॉन्ड है? ये है सिंगल बॉन्ड, जिनको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। एक अगर आप देखोगे तो C और C के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। और ये जो डबल बॉन्ड होता है, इसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट किया था यहाँ पर, तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 और 5। कितने हैं सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड है 5 और पाई बॉन्ड कितना है? एक ही है। इसके अलावा यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है? इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा सिग्मा है, कौन सा पाई बॉन्ड है, ठीक है। चलो, क्लियर है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब यहाँ पर देखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अगर आप देखो H2 से H2O जब बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का एडिशन का मतलब क्या है? चलो पहले यहाँ का आंसर टिक कर लो, ऑप्शन सेकंड, क्योंकि 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, काउंट कर सकते हैं, 7 है। चलो, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये रिएक्शन दी गई है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। तो चलो, अगर हम देखें H2 से H2O में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो क्या होगा? हमारा ऑक्सीडेशन। वहीं अगर हम देखें CuO से Cu जब बन रहा है, CuO से Cu, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इनके CuO क्या हो रहा है? रिड्यूस होकर के Cu बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा होगा? हमारा रेड्यूसिंग एजेंट। जहां पर रिडक्शन होता है वो कौन सा होगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों अपोजिट होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा हमारा? H2 क्या होगा हमारा? रेड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है रिडक्शन, है ना। रिडक्शन कैसे? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है यहाँ से, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। चलिए,
तो रिडक्शन का मतलब है कि ये CuO क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हम चैप्टर भी पढ़ रहे थे तो चैप्टर में भी हमने इसको अच्छे से देखा था, अच्छे से समझा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दोनों इन चारों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर तो नहीं है क्योंकि कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, H2 तो नहीं है क्योंकि H2 क्या है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, सॉरी H2 क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये तो रेड्यूसिंग एजेंट है H2। H2 क्या है, H2O तो क्या हो रहा है, रेड्यूस होकर के, सॉरी ऑक्सीडाइज होकर के बना है ना H2O तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉपर ऑक्साइड इसका आंसर। क्लियर है इतना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तो दिख रहा होगा। चलो तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन, ठीक है, औषधि इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन यानी कि अपाचन। ठीक है, तो अपच जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडाइजेशन को अपच, जैसे हिंदी में भी दिया गया है क्वेश्चन। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है। तो अपच कब होता है बच्चों, अपच कब होगा, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया गया है, पूछा गया है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब हमारा जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है खाने के पाचन के लिए, तो जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होने लगता है, हमें हमें इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो अगर ज्यादा एसिड हो गया है, स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो हमें क्या लेना चाहिए, तो हमें एक बेस लेना चाहिए, है ना, एक क्षार की मदद लेनी चाहिए, एक क्षार हमें लेना चाहिए। तो क्षार का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जो एसिड हमारे स्टमक में है, क्षार अगर हम पीते हैं, लेते हैं, खाते हैं, जो भी है, तो वो क्षार क्या करेगा, एसिड के साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड के इफेक्ट को। तो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे या उदासीन कर देंगे। तो इस अभिक्रिया को तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अब इस तरह की जो रिएक्शन है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया तो कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि औषधि का उपयोग क्या करें, कौन सी औषधि, तो वो हम करते हैं बच्चों एंटासिड। एंटासिड का उपयोग, एंटासिड का उपयोग हम करते हैं। एंटासिड के उपयोग से जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या हम कहें जो अपच की समस्या है वो क्या हो जाती है, एकदम उसका निवारण हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग एंटासिड हमारे पास होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एक, ठीक है, सॉरी जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, तो ये भी हमारा एक एंटासिड बेस है। इस एंटासिड बेस का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जो एसिडिटी है उसको सही कर सकते हैं। हो सकता है बेस की मात्रा ज्यादा हो तो एसिड हमें लेना चाहिए, एसिड की मात्रा ज्यादा हो तो बेस लेना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि एसिड, कोई एसिड जब मिलता है बेस के साथ, इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरी चीज ये है बच्चों कि, क्लियर है इतना, चलिए तो आप ये क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्लियर है इतना, तो एंटासिड क्या करता है, जैसे कि हमने अभी कहा कि जो स्टमक है उसके एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। हम लिख भी सकते हैं, तो स्टमक की जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज ये करता है। तो ये एसिड है यहाँ पर ACID एसिड, उसे ये न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर है इतना? चलिए बच्चों, तो इतना आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।